गुजरात में गांधीनगर और अहमदाबाद में लगातार बढ़ रहे टाइफाइड के संदिग्ध मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। गांधीनगर के सिविल अस्पताल में 100 से ज्यादा संदिग्ध टाइफाइड मरीज भर्ती हैं, तो अहमदाबाद में भी हालात बिगड़ रहे हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए सीएम भूपेंद्र पटेल ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की है। इसके अलावा प्रभावित क्षेत्रों में डोर टू डोर सर्वे भी शुरू कर दिया है ताकि बीमारी के फैलने की असली वजह का पता लगाया जा सके। दूषित पानी से इंदौर की त्रासदी अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई है कि गुजरात के गांधीनगर और अहमदाबाद जैसे शहरों में गंदा पानी पीने से लोगों के बीमार होने की खबरें आने लगी हैं। तस्वीरें गुजरात के गांधीनगर की हैं, जहां बीते 6 दिनों से अस्पताल में टाइफाइड के मरीजों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। बढ़ते बढ़ते मरीजों का आंकड़ा 100 के पार पहुंच चुका है। सेक्टर 24, 26, 27 और 29 में एक हफ्ते से गंदा पानी आ रहा है। हालात ये हैं कि गांधीनगर सिविल अस्पताल में 100 से ज्यादा टाइफाइड से पीड़ित बच्चे भर्ती हैं। आसपास के कई प्राइवेट अस्पतालों में भी बच्चों को एडमिट कराया गया है। इसके अलावा बहुत से बच्चे और लोग अपने घरों में दवाइयों के सहारे मौजूद हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन में हड़कंप मच गया है। गांधीनगर के 5 इलाकों में टाइफाइड के मामले सामने आने के बाद प्रशासन की ओर से जो है कार्रवाई की गई है और दावा किया गया है कि अभी पूरी स्थिति जो है वो नियंत्रण में है, पर अभी भी कुछ दिनों तक जो है टाइफाइड के मामले सामने आ सकते हैं। जो नगर निगम के ताज़ा आंकड़े हैं उसके मुताबिक अभी भी 113 लोगों का इलाज गांधीनगर सिविल अस्पताल में चल रहा है, जबकि 89 लोग जो हैं उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। कोई चिंताजनक स्थिति की बात नहीं है। कल एक बात सामने आई थी कि 7 साल की बच्ची जो है उसकी शंकास्पद मौत हुई थी, पर नगर निगम की ओर से उसको डिनाई कर दिया गया है कि वो टाइफाइड से मौत नहीं हुई थी। वैसे में प्रशासन इस पे कार्रवाई करता है और जो मामले सामने आए हैं अभी तो कहा गया है कि सभी को इलाज दिया जा रहा है और कोई भी चिंताजनक स्थिति नहीं है। जब आज तक ने लोगों के स्वास्थ्य पर आए संकट की वजह की पड़ताल शुरू की, तो यहाँ भी वही वजह सामने आई, जिसके चलते इंदौर के भागीरथपुरा में 10 लोगों की जान गई और सैकड़ों लोग बीमार पड़े। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कई इलाकों में पानी सप्लाई करने वाली लाइन फूटी हुई है, जिसके जरिए गंदा पानी लोगों के घरों तक पहुँच रहा है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में पिछले कुछ दिनों में 100 से ज़्यादा टाइफाइड के मामले सामने आने के बाद प्रशासन पूरी तरह हरकत में है। अभी हम उस इलाके में पहुंचे जहां से सबसे ज़्यादा टाइफाइड के मामले आए हैं और उसकी जो वजह है वो यहां पे जो पानी की पुरानी लाइन है उसके अंदर लीकेज सामने आए थे। प्रशासन का दावा है कि ज़्यादातर लीकेज जो है वो बंद कर दिए गए हैं, पर अभी भी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे जो लाइन है या पानी जो है वो लीकेज दिख रहा है। ये पानी जो है वो सुएज के पानी के साथ मिक्स होने की वजह से जो है वो दूषित पानी बन गया था और उसी वजह से टाइफाइड के मामले सामने आए। हालांकि अभी हर जगह पे प्रशासन ने क्लोरीन की जो है वो गोलियां दे दी हैं ताकि दूषित पानी से कोई बीमार ना पड़े। यही वजह है कि गांधीनगर के कई इलाकों में लगातार दूषित पानी आ रहा है, जिससे आम आदमी को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन को भी कल ही पता चला है कि यहाँ लीकेज है, तो आज सुबह आए हैं। अभी लाइव है, चालू है, अभी लीकेज भी चालू है। वही पानी फिर दूषित होके वो पानी के लाइन में जाता है, फिर उसमें से प्रॉब्लम होता है और गंदा पानी आता है। अभी भी आप देख रहे हो, अभी भी चालू है लीकेज। मगर अभी तंत्र के वो आदमी आए हैं, अभी कुछ रिपेयरिंग कर रहे हैं। तो मैं प्रशासन से वही विनती कर रहा हूँ कि तात्कालिक धोरण पे यही अच्छा सा करवाए और 2 घंटा पानी दो, मगर अच्छा पानी दो। वही हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से। गांधीनगर की तरह अहमदाबाद में भी दिसंबर महीने के दौरान पानी से फैलने वाली बीमारी जैसे कि टाइफाइड, उल्टी दस्त, पीलिया और कोलेरा के 569 केस दर्ज हुए हैं। ये वो केस हैं जो अहमदाबाद नगर निगम में ऑन रिकॉर्ड दर्ज हुए हैं। गांधीनगर में दूषित पानी की वजह से हालात गंभीर होते देखकर अहमदाबाद नगर निगम की नींद टूटी है। अब शहर के 48 वार्ड से पानी के सैंपल कलेक्ट करने का काम शुरू किया गया है। जो अभी के केसेस रिसेंटली अदर कॉरपोरेशन में हुए, टाइफाइड के केसेस हुए, उस हिसाब से फूड रिलेटेड चेकिंग भी हम कर रहे हैं। शहर में जितने भी पानीपुरी की जो भी लॉरी है वहाँ पे चेकिंग कर रहे हैं। और जगह पे जहाँ पे कट फ्रूट्स मिलते हैं और जो ईटरी शॉप है वहाँ पे भी हम रेगुलरली अभी चेकिंग कर रहे हैं। बेसिकली वहाँ पे भी प्रॉपर हाइजीन मेंटेन हो और जो भी पानी यूज़ रहा है एक क्लीन वाटर यहाँ पे यूज़ हो, ऐसे हम लोग इन्फॉर्म कर रहे हैं। और जो लग रहा है कि वहाँ पे इरेगुलरिटी है तो उसको सील करने की काम करी।
और जो भी फूड आइटम है उसको डिस्ट्रॉय करने के काम के लिए हम लोग कर रहे हैं। टाइफाइड के लगातार बढ़ते मामलों के बीच प्रशासन हाई अलर्ट पर है। गांधीनगर और अहमदाबाद में घरों का सर्वे किया जा रहा है। अलग अलग जगहों पर पाइपलाइन की लीकेज को दुरुस्त किया जा रहा है। हालांकि इस कदम के बीच ये सवाल है कि आखिर सिस्टम लोगों के बीमार होने का इंतजार क्यों करता रहा। गांधीनगर से ब्रजेश दोषी और अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। सूरत में खनन माफियाओं के खिलाफ खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। खनिज विभाग ने बिना रॉयल्टी के बालू ले जा रहे 24 डंपर पकड़े, जिसमें 3 करोड़ से ज्यादा का माल जब्त कर लिया गया। साथ ही साथ आरोपियों पर 40 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया गया, जिससे रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया है। सूरत के अलग अलग इलाकों में तापी नदी के किनारे चल रही अवैध रेत खनन की गतिविधि के बीच पिछले 3 दिनों से हाईवे पर चेकिंग की जा रही है। देश में खनन माफियाओं का बोलबाला है। खनन माफियाओं पे अंकुश लगाने के लिए सरकारें तमाम कोशिशें तो कर रही हैं, लेकिन कोशिशें नाकाफी साबित होती हैं। सूरत के खनन विभाग ने भी खनन माफियाओं के खिलाफ एक्शन शुरू किया है। इस मामले पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो मौजूद है रॉयल्टी इंस्पेक्टर हैं, उनसे बात करेंगे। जादव साहब, किस तरह की कार्रवाई आपके द्वारा की जा रही है और क्या क्या कार्रवाई की गई है? अभी जब जहाँ से हमें बातमी मिलती है कि यहाँ खनिज का इलीगल हो रहा है, तो वहाँ पे हम आकस्मिक उसमें चेकिंग करते हैं और वहाँ मालूम पड़ता है कि कोई बंदा इलीगल एक्टिविटी कर रहा है, तो हम उनको पकड़ते हैं और फिर उनको आगे की कार्यवाही करते हैं उसमें। तो अभी जो कार्रवाई की गई है, कितने डंपर जब्त किए गए हैं और ये लोग कहाँ से कैसे पूरा मिट्टी लेके आ रहे थे या फिर बालू लेके आ रहे थे? अब 1-2 दिन में 24 जितने डंपर्स को हमने पकड़े हैं जो इलीगल खनिज का इलीगल ट्रांसपोर्टेशन कर रहे थे और ओवरलोड और रॉयल्टी के बिना चला रहे थे जो डंपर, उनको हमने पकड़े हैं और उनको जियो माइन हमारी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसमें उनको सीजर किया और पेनल्टी की प्रोसेस चालू में। दूसरी बात ये कि पिछले कुछ समय की बात कर रहे हैं, तो कितना इस तरह से कार्रवाई की जा चुकी है खनन माफियाओं के खिलाफ? अभी तो क्या चालू नाणकीय वर्ष में सूरत डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसपोर्टेशन इलीगल ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज उनमें 600 जितने केस किए हैं और उनके सामने 7 करोड़ जितनी पेनल्टी की वसूलात की है। तो बिल्कुल आपने सुना, ये है रोहित सिंह यादव जो रॉयल्टी इंस्पेक्टर हैं सूरत के जियोलॉजिस्ट विभाग में, और इनका कहना है कि अभी फिलहाल में ही 30 से 24 जो है डंपर इन्होंने जो इलीगल एक्टिविटी जो कर रहे थे, खनन लेके जा रहे थे, रेती या बालू लेके जा रहे थे, उनके साथ सीज किया है। करीबन 40 लाख रुपए उनको जुर्माना लगाया है और टोटल जो बात करें इनको रॉयल्टी वगैरह जो लीज दी जाती है उससे भी इन्होंने करीबन 90 करोड़ रुपए की आवक सरकार को दी है। तो सूरत में भी जो तापी नदी हो या सूरत के आसपास की जो नदियां हैं वहां पर भी खनन माफियाओं का जाल जारी है और वो रात या अंधेरे में खनन करके रेती को बालू को ट्रांसपोर्ट करते हैं और उस पर ही कार्रवाई खनन विभाग करता है। संजय सिंह राठौर, सूरत, आज तक। गुजरात में हाई कोर्ट और अलग अलग जिलों की कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकियां लगातार मिल रही हैं, जिससे कि शहर शहर हड़कंप मच गया। अहमदाबाद, राजकोट, सूरत और भरूच की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अहमदाबाद ग्रामीण न्यायालय की ईमेल आईडी पर ईमेल भेजकर कोर्ट रूम को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। ईमेल मिलने के बाद कोर्ट का कामकाज रोका गया। राजकोट में कोर्ट को धमकी के बाद पुलिस के साथ साथ बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और साथ ही साथ एसओजी की टीमें भी मौके पर पहुंच गई थी और कोर्ट परिसर को तुरंत ही खाली कराकर जांच शुरू कर दी गई थी। और इसी तरह सूरत और भरूच कोर्ट्स के ऑफिशियल ईमेल पर धमकी भरा ईमेल भेजा गया। जब ईमेल चेक किया गया तो तुरंत ही पुलिस को सूचना दी गई। हालांकि जांच में किसी भी कोर्ट से कोई भी संदिग्ध चीज नहीं मिली है। पुलिस के मुताबिक ये धमकी लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम के नाम से दी जा रही है। गुजरात हाईकोर्ट, अहमदाबाद सिटी सिविल कोर्ट समेत राजकोट, भरूच और सूरत कोर्ट को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल रात के समय किया गया है, जिसके बाद जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली उसके बाद तुरंत ही पुलिस की अलग अलग टुकड़ियों की तरफ से जो कोर्ट है उनके परिसर में जांच शुरू कर दी गई है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं अहमदाबाद सिविल एंड सेशंस कोर्ट की ये तस्वीरें हैं, जहां पे एडवोकेट्स जो हैं फिलहाल अभी कोर्ट परिसर के बाहर की तरफ नज़र आ रहे हैं और जिस प्रकार से स्थिति बनी हुई है पूरी कार्यवाही कोर्ट की स्थगित कर दी गई है। हमारे साथ जो एडवोकेट हैं वो भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका और किस प्रकार से फिलहाल कार्यवाही यहाँ पे हो रही है? जी, मेरा नाम जयशंकर प्रजापति, मैं अहमदाबाद स्मॉल कोर्ट कोर्ट बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। आज स्मॉल कोर्ट कोर्ट सुबह 11 बजे जब खोली गई तब उनके रजिस्ट्रार
श्री श्रीमाली जी, उनने देखा एक धमकी भरा हुआ मेल कंप्यूटर में आया हुआ है। वो मेल को तुरंत उन्होंने मुझे फॉरवर्ड किया, क्योंकि मैं प्रेसिडेंट हूँ इसलिए सबसे पहले मुझे बताना ज़रूरी था उन्हें। जैसे ही उन्होंने मुझे मेल फॉरवर्ड किया, मैंने इस मेल की जानकारी सभी वकीलों को, अपने मित्रों को और यहाँ जो पक्षकार होते हैं उन सभी को जानकारी दी। जानकारी देने के बाद तुरंत सब अपने अपनी साइड में एक तरफ को हो गए। हालांकि अफरा तफरी मच गई थी उस वक्त, लेकिन शांति से सबको एक साइड में कर दिया गया। फिर पुलिस अधिकारी को 112 नंबर पर मैंने फ़ोन करके यहाँ बुलाया। कारण पुलिस अधिकारी भी आ गए, उन्होंने तपास की। तपास के बावजूद उन्होंने डॉग स्क्वाड को भी यहाँ बुला लिया है और डॉग स्क्वाड अभी अपनी कार्यवाही कर रहे हैं। सब तपास चालू है और तपास के अंत में जो निर्णय होगा उसके हिसाब से कोर्ट को चालू रखना या बंद रखना निर्णय लिया जाएगा। तो मैं और भी जो बाकी की तस्वीरें हैं वो भी दिखाना चाहूँगा। जो जांच है डॉग स्क्वाड हो चाहे बॉम्ब स्क्वाड की जो टुकड़ियां हो उनकी तरफ से हो रही है। सारे जो वकील जो कि कोर्ट परिसर के बाहर की तरफ दिखाई पड़ रहे हैं, बॉम्ब स्क्वाड की टुकड़ियां भी कोर्ट के अंदर अलग अलग जो रूम है उसमें जाके जांच कर रही हैं। और खास करके अगर बात करें तो कल भी अहमदाबाद की ग्राम्य कोर्ट को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल दिया गया था, लेकिन वहाँ जब जाँच की गई कुछ भी शंकास्पद बरामद नहीं हुआ था। और आज के दिन की अगर बात करें तो गुजरात हाई कोर्ट समेत सिटी सिविल कोर्ट और भरूच, राजकोट और सूरत, आणंद की जो कोर्ट हैं वहाँ पे भी उन्हें धमकी भरा बॉम्ब से उड़ाने वाला जो ईमेल है वो मिला है। अब खास करके बॉम्ब स्क्वाड और अलग अलग जो डॉग स्क्वाड और स्थानीय पुलिस की जो टीमें हैं वो जांच तो कर रही हैं, साथ ही में साइबर क्राइम की जो टीम है ईमेल कहाँ से किया गया है इसकी जाँच में जुटी हुई है। कैमरा पर्सन शाहिद आलम के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद। सौराष्ट्र में मौजूद प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ आस्था का अटूट केंद्र है। जनवरी 2026 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के 1000 साल पूरे हुए हैं। इसीलिए 8 जनवरी से 11 जनवरी तक सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत सनातन चेतना, आस्था और राष्ट्रीय गौरव का उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे। सनातन का स्वाभिमान है सौराष्ट्र में मौजूद प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, क्योंकि सोमनाथ मंदिर सिर्फ पत्थरों से बना एक पूजा का स्थान या फिर एक कलात्मक इमारत भर नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की गौरवशाली सभ्यता का सबसे जीवंत उदाहरण है। सोमनाथ विध्वंस से पुनरुत्थान तक की जीवंत गवाही देता है। 1026 में पहली बार इस पर हमला किया गया, इसके बाद भी इसे निशाना बनाया गया, लेकिन हिंदू समाज की सभ्यतागत आस्था को तोड़ने की कोशिशें हमेशा नाकाम रही और सोमनाथ मंदिर को पहले से कहीं ज्यादा भव्य स्वरूप मिला। जनवरी 2026 में इस पर हुए हमले के 1000 साल पूरे हो गए। इसीलिए इस साल श्रद्धालुओं की आस्था के इस केंद्र पर अटूट आस्था के 1000 साल का उत्सव मनाया जाएगा। सोमनाथ मंदिर में 8 जनवरी से स्वाभिमान पर्व शुरू होगा। 11 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सौराष्ट्र में स्वाभिमान पर्व का हिस्सा बनेंगे और साल भर कई जगहों पर सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। प्रधानमंत्री 10 जनवरी की रात को सोमनाथ पहुंचेंगे। 11 जनवरी को प्रधानमंत्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। दर्शन के बाद प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो और जनसभा भी होगी। साल 2026 इस वजह से भी बेहद खास है क्योंकि ये मंदिर के आधुनिक पुनरुद्धार की 75वीं वर्षगांठ का साल भी है। 1951 में इसकी आधुनिक प्राण प्रतिष्ठा सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों का नतीजा थी। वहीं मंदिर से जुड़ी पौराणिक गाथाएं इस मंदिर के महत्व को और बढ़ाती हैं। प्राग ऐतिहासिक इतिहास अगर देखें तो पूरा काल में भगवान चंद्र को शाप लगा था। शाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने प्रभास में आकर 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान किया और यहाँ से भगवान शिव को प्रसन्न किया। और प्रसन्नता के बाद भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आज से तुम यहाँ से समुद्र से स्थूल लिंग निकालो और उस लिंग की तुम प्रतिष्ठा करो। इस प्रतिष्ठा के बाद उस लिंग के
साथ तुम्हारा और मेरा दोनों का नाम रहेगा। सोम माने चंद्र और उनके नाथ अधिष्ठाता माने ईश्वर शिव जी। तो इस तरह आद्य समय में भगवान चंद्रदेव ने यहाँ पर स्वर्ण से हीरा मोती रत्नों जड़ित एक भव्य शिवालय बनवाया था, जिनका नाम था सोमनाथ महादेव। इसीलिए इस दोहरे अवसर पर मंदिर में पूरे साल भर आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों का आयोजन होगा। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का उद्देश्य भारत की सभ्यतागत विरासत, शाश्वत तीर्थस्थल के विनाश और पुनरुद्धार की गाथा और राष्ट्रीय स्वाभिमान का बखान है। मंदिर में विशेष पूजा, महाआरती और आध्यात्मिक प्रवचन किए जाएंगे। साथ ही 1026 में महमूद गजनी के आक्रमण से लेकर मौजूदा विजय गाथा को जन जन तक पहुंचाने के लिए डिजिटल कंटेंट भी तैयार किया गया है। बनासकांठा में ठाकुर समाज की एक बड़ी बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें समाज के लिए एक महत्वपूर्ण संविधान घोषित किया गया। खास बात यह रही कि इस मंच पर बीजेपी और कांग्रेस के नेता राजनीति से ऊपर उठकर समाज के हित में एक साथ नजर आए। ठाकुर समाज में सामाजिक सुधार, फिजूल खर्ची पर रोक, नशा मुक्त समाज और शिक्षा के विस्तार के उद्देश्य से इस संविधान को लागू किया गया है। इस बैठक में उत्तर गुजरात के ठाकुर समाज के लिए सदाराम धाम बनाने की भी घोषणा की गई है। इसके लिए कांग्रेस सांसद गेनीबेन ठाकुर ने 1 बीघा जमीन भी देने का ऐलान कर दिया है। जूनागढ़ के भवनाथ इलाके में गिरनार जंगल से निकले 2 शेर सड़क पार करते हुए देखे गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे शेर पहले घबरा गए थे, फिर धीरे धीरे जंगल की ओर वो आगे बढ़ गए और उसके बाद लौट गए। भवनाथ क्षेत्र में कोई पहली बार ये घटना नहीं घटी जब शेर सड़क पर इस तरह से नजर आए हों। हालांकि अब तक शेर और इंसानों या वाहनों के बीच किसी भी तरह का संघर्ष नहीं देखा गया है। ये पूरा दृश्य कैमरे में कैद हुआ है, जो दिखाता है कि सावधानी और शेरों का रास्ता देने की वजह से जो एक बड़ा हादसा है वो टाला जा सकता था। जामनगर में कड़ाके की ठंड के बीच लोग पूरे उत्साह के साथ स्विमिंग का आनंद ले रहे हैं। दरअसल जामनगर में आधुनिक इंडोर गर्म पानी वाले स्विमिंग पूल की शुरुआत हुई है, जहां ठंड की चिंता किए बिना लोग स्विमिंग पूल का लुत्फ उठा रहे हैं। यहाँ रोजाना 200 से ज्यादा लोग पहुंचते हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। ये पूल सौराष्ट्र का एकमात्र गर्म पानी वाला इंडोर स्विमिंग पूल है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात ने करीब 6 करोड़ रुपए की लागत से इसे क्रिकेट बंगला ग्राउंड में आधुनिक स्विमिंग पूल को बनवाया है। आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।